हेलो। आज हम लोग इस वीडियो से लूप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, अगर आप जावा लैंग्वेज के हर एक कॉन्सेप्ट को डीप में समझना चाहते हो तो आपको लूप की नॉलेज अच्छे से होना मस्ट है, क्योंकि इसके बाद आप चाहे स्ट्रिंग पढ़ो, आप चाहे एरे पढ़ो, आप चाहे सर्चिंग सॉर्टिंग कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, आपको हर जगह लूप का यूज़ करना ही है। लूप का यूज़ करके हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। आपका जो एग्ज़ाम होगा, आप भले ही 10th आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको लूप आना मस्ट है, क्योंकि लूप का यूज़ मोस्टली 90% प्रोग्राम में होता ही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में लूप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ये नोट्स हैं, इस वीडियो में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उनको मैंने इन नोट्स में मेंशन कर दिया है। इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ मैंने बताई आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल मीडिया लिंक मिल जाएंगे। आप सोशल मीडिया पे आकर मुझसे अपने डाउट को क्लियर करा सकते हो। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इटरेशन थ्रू लूप। देखो, इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ अ प्रोसेस। एक ही प्रोसेस को, एक ही काम को बार बार करने को हम लोग इटरेशन बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में भी बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर हमें कोई काम करने के लिए एक ही प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, या फिर एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो उस केस में हमें प्रोग्रामिंग में भी इटरेशन को प्रोड्यूस करना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग इटरेशन प्रोड्यूस करने के लिए लूप्स की हेल्प लेते हैं। लूप का काम बस इतना होता है कि हम लोग इसका यूज़ करके इटरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि एक ही प्रोसेस को, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर हम लोग लूप्स की हेल्प लें। सपोज करो आपको एक मैसेज है, इंटर एनी नंबर, और इस मैसेज को आपको 10 बार प्रिंट करना है टर्मिनल विंडो पे। तो आप क्या करोगे, अगर आप नॉर्मल तरीके से इस काम को करना चाहते हो तो आपको 10 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा और उसके अंदर इस मैसेज को पास करना पड़ेगा। जब आप उस प्रोग्राम को रन करोगे तो उस चीज़ को 10 बार प्रिंट कर देगा। अब ये जो कोड होगा ये काफ़ी ज़्यादा लंबा कोड होगा, आपको 10 बार एक ही लाइन को लिखना होगा। अगर आप लूप का यूज़ करें तो इस काम को आप एक ही लाइन में कर सकते हो। वो कैसे, आप एक लूप को ओपन करें जिसकी वैल्यू आप 1 से लेकर 10 तक सेट कर दें, तो वो जो लूप होगा वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, मतलब कि 10 बार एक ही प्रोसेस को वो रिपीट एंड रिपीट करता रहेगा। और आप उस लूप के अंदर एक बार लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर नंबर, जितनी बार वो लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपने प्रोग्राम के अंदर लिखा होगा वो भी एग्जीक्यूट होगा और उतनी बार ये मैसेज प्रिंट होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लूप्स का यूज़ करके प्रोग्राम के अंदर इटरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक ही प्रोसेस को, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई उस चीज़ को मैंने इन नोट्स में लिख भी रखा है कि द स्टेटमेंट दैट अलाउ a set of instruction to be performed repeatedly is called iteration statement। कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि बार बार परफॉर्म हो रहा हो, बार बार एग्जीक्यूट हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, उसको हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। द इटरेशन स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लूप और लूपिंग स्टेटमेंट। और इन इटरेशन स्टेटमेंट को हम लोग लूप्स बोलते हैं या फिर इनको हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। जावा लैंग्वेज में आपको मेनली 3 तरीके के लूप देखने को मिल जाते हैं। पहला है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप, तीसरा है डू व्हाइल लूप। इनके अलावा भी एक लूप होता है जिनको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। देखो, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक चीज़। अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई ऐसा लूप बनाना है कि एक लूप के अंदर मुझे दूसरा लूप चलाना है, तो इसी को हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। इस लूप का ज़्यादातर हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें पैटर्न क्रिएट करना होता है। देखो, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको नेस्टेड लूप के बारे में डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में फॉर लूप कैसे काम करता है, कैसे ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं, कैसे हम लोग इसका सिंटैक्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलो फॉर लूप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप, all its control statement are gathered in one place on the top of the loop। देखो, लूप क्या होते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया लूप क्या होते हैं। लूप इटरेशन होते हैं। इटरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को बार बार रिपीट करने को हम लोग इटरेशन बोलते हैं। अब देखो, अगर हम किसी प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं
तो उसका कुछ तो कंट्रोल हमारे हाथ में होगा ही। कंट्रोल जैसे कितनी बार मुझे उसे रिपीट करना है, कहाँ से उसको स्टार्ट करना है, कहाँ पे उसको एंड करना है, कैसे कैसे करके हमें उसे रिपीट करना है। आप कोई भी काम करते हो उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट आपके पास होता है। अगर आप बाइक चलाते हो तो बाइक को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कई सारे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। गियर होता है, ब्रेक होता है, एक्सीलरेटर होता है। आप इन्हीं का यूज़ करके बाइक को कंट्रोल करते हो। वैसे ही लूप को कंट्रोल करने के लिए कई सारे कंट्रोल स्टेटमेंट लूप के होते हैं, जिसमें से एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, एक एंडिंग वैल्यू होती है, एक अपडेट वैल्यू होती है। उन सबको हम लोग यूज़ करके लूप को क्रिएट करते हैं और किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। देखो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है, ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जब मैं आपको ये सिंटैक्स समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या बता रहा हूँ। और जब मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा तब आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी जो मैंने आपको बताया। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जो लूप है उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि फॉर लूप के केस में एक ही जगह पे प्लेस होते हैं। वो प्लेस होता है ऑन द टॉप ऑफ द लूप। और यही खास बात होती है फॉर लूप की, कि जो इसके कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं ये लूप के टॉप पर ही हमें मिल जाते हैं। बाकी सारे लूप में ऐसा नहीं होता है। डू व्हाइल का सिंटैक्स अलग होता है, उसमें एक जगह नहीं होते हैं, ना ही व्हाइल में होते हैं। बट फॉर लूप की ये खास बात होती है कि इसके जितने भी कंट्रोल एलिमेंट होते हैं ये आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, और वो जगह होती है टॉप ऑफ द लूप। सो ये है सिंटैक्स फॉर लूप का। फॉर लूप को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर, उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग तीन तरीके के एक्सप्रेशन को लिखते हैं। पहला एक्सप्रेशन होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग एक तरीके से जो हमारा लूप है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इस चीज़ को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लगाते हैं सेमीकोलन। फिर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट एक्सप्रेशन को लिखते हैं, मतलब कि एक तरीके से कह दो यहाँ पर हम लोग कंडीशन को लिखते हैं। अगर ये हमारी कंडीशन सही होगी तभी हमारा ये लूप चलेगा, अगर ये हमारी कंडीशन सही नहीं होगी तो हमारा लूप नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगा के जो लास्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं वो होता है अपडेट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन ये चीज़ डिसाइड करता है कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है वो हर एक रिपीटिशन में कितना चेंज होती है। उसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज करते हैं और इन्हीं करली ब्रेसेस के अंदर लूप की बॉडी को लिखते हैं। तो ये टोटल जो होता है यही होता है सिंटैक्स फॉर लूप का। अब देखो मुझे पता है ये जो मैंने आपको बात बताई ये बात आपके सर के ऊपर चली गई होगी। चलो मैं इस चीज़ को आपको एक देसी भाषा में समझा देता हूँ। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है, अगर हमें फॉर लूप लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग को तीन तरीके के एक्सप्रेशन को लिखना होता है, जिसमें से जो पहला होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यार, आप लूप को चला रहे हो, आप किसी प्रोसेस को चलाना चाहते हो तो उस प्रोसेस का कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद ये जो होता है ये होता है एंडिंग पॉइंट। अब एंडिंग पॉइंट ये चीज़ डिसाइड करता है कि आपको अपने लूप को एंड कहाँ करना है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन को लिखते हैं। ये जो हमारा लूप है वो तब तक चलता है जब तक ये कंडीशन सही होती है। जैसे ही ये कंडीशन हुई फॉल्स, हमारा लूप जो है वहीं पे स्टॉप हो जाता है और लूप बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो थर्ड एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे हम लोग चेंजिंग पॉइंट रखते हैं। चेंजिंग पॉइंट मतलब आप जितनी बार इस लूप को एग्जीक्यूट करा रहे होगे, जितनी बार इस लूप को चला रहे होगे, हर बार आप अपनी कुछ वैल्यू को कुछ ना कुछ चेंज करना चाहोगे। आपकी जो इनिशियल वैल्यू होगी उसको आप लोग बार बार चेंज करना चाहोगे, और वो जो चेंजिंग प्रोसेस होता है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को जितना चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो बार बार चेंज हुआ करेगी। तो कुछ इस तरीके से फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस करते हैं ओपन, उसके बाद हम लोग सबसे पहले लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कि जो हमारा लूप है वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, मतलब कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारे लूप की, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लगाते हैं सेमी कोलन, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एंडिंग पॉइंट। इसका मतलब हमारा जो लूप है वो एंड कहाँ करेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी जाती है, जब तक वो कंडीशन सही होती है तब तक हमारा लूप चलता है। उसके बाद फिर से हम लोग लगाते हैं सेमी कोलन, फिर हम लोग चेंजिंग पॉइंट लिख देते हैं कि जो हमारी वैल्यू है
इनिशियल वैल्यू की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो हमारी इनिशियल वैल्यू है वो हर एक रिपीटिशन पे कितना चेंज होती है वो इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग जो भी चेंजिंग पॉइंट देते हैं उस चेंजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो हर एक रिपीटिशन पे चेंज होती है। तो ये था फॉर लूप का सिंटैक्स। चलो अब बात कर लेते हैं आखिर किस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है जावा लैंग्वेज के अंदर। देखो होता ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हम लोग लूप की इनिशियल वैल्यू को देते हैं। ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि यहाँ से वैल्यू उठाता है और एंडिंग पॉइंट के पास पहुँचता है। एंडिंग पॉइंट की जगह पे हम लोग कंडीशन को लिखते हैं। तो ये वैल्यू को यहाँ से उठा के कंडीशन के पास आता है और चेक करता है कि कंडीशन सही है। अगर कंडीशन होती है सही, मतलब कि कंडीशन होती है ट्रू, तो वो लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर लेता है। और जितने भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लूप बॉडी के अंदर लिखे होते हैं वो लाइन बाय लाइन ऊपर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही उसको ये करली ब्रेसेस का एंड मिलता है वो वापस से चेंजिंग पॉइंट के पास चला जाता है। मतलब यहाँ से आया, कंडीशन को चेक किया, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, अगर ये कंडीशन सही थी उसके बाद क्या किया, चेंजिंग पॉइंट के पास पहुँच गया। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर चेंजेस लिखते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं वैल्यू में और फिर से वो कंडीशन के पास पहुँचता है, चेक करता है कंडीशन सही है या नहीं। अगर कंडीशन सही होती है तो उस केस में फिर से वो लूप के अंदर एंट्री कर जाता है और बारी बारी से उन स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। फिर से वो चेंजिंग पॉइंट के पास जाता है, फिर से वैल्यूज को चेंज करता है, जो हम लोग यहाँ पर चेंजिंग वैल्यू देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज को चेंज करता है। फिर से वो कंडीशन के पास जाता है, अगर कंडीशन सही मिलती है तो फिर से लूप के अंदर एंट्री करता है और जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिखे होते हैं वो फिर से वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। फिर जैसे ही उसको इन करली ब्रेसेस का एंड मिलता है फिर से वो चेंजिंग पॉइंट के पास जाता है, फिर से वैल्यू को चेंज करता है, फिर से कंडीशन के पास जाके कंडीशन को चेक करता है। अगर उसको कंडीशन ट्रू मिलती है तो फिर से एंट्री कर लेगा अंदर, फिर से सारे एक्सपेरिमेंट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर उसको कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो चुपचाप वो यहाँ से बाहर चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। देखो दोबारा मैं शॉर्ट एक तरीके से समरी में आपको समझा देता हूँ। यहाँ से वैल्यू उठाता है, कंडीशन के पास जाता है, चेक करता है कंडीशन सही है या गलत। कंडीशन होती है सही तो लूप बॉडी के अंदर कर जाता है इंटर, सारे स्टेटमेंट को करता है एग्जीक्यूट। उसके बाद चेंजिंग पॉइंट के पास जाता है, वैल्यू को चेंज करता है, फिर से एंडिंग पॉइंट मतलब कि कंडीशन के पास आ जाता है। कंडीशन सही तो फिर से एंट्री कर जाएगा, फिर वो चेंजिंग पॉइंट के पास जाएगा, वैल्यू को चेंज करेगा, फिर कंडीशन के पास आएगा। ऐसे वो तब तक करते रहता है जब तक उसको यहाँ पर जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं मिल जाती। जैसे ही ये जो कंडीशन है वो होती है फॉल्स, वैसे ही हमारा ये जो लूप है वो ब्रेक कर जाता है, वो एंड हो जाता है और हमारा जो प्रोग्राम है इस लूप से बाहर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। एक बार यहाँ से वैल्यू उठाने के बाद दोबारा हमारा लूप स्टार्टिंग पॉइंट के पास नहीं जाता है, वो बस यहाँ से उठाता है और यहीं पे ऐसे ऐसे घुमा करता है, वो दोबारा इसके पास नहीं जाता है। मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है बस ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है इस लूप में, दोबारा हमारा लूप इसके पास वैल्यू लेने के लिए नहीं आता है। तो ये था फॉर लूप का काम करने का तरीका। अब देखो यहाँ पर मैंने एक लूप को चला रखा है, जहाँ पर मैंने इस लूप की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी मतलब कि इनिशियल वैल्यू उसको मैंने यहाँ पर 0 दे रखा है। उसके बाद जो कंडीशन थी मतलब कि एंडिंग पॉइंट इस लूप का उसको मैंने i लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा है और जो चेंजिंग पॉइंट था वहाँ पर i प्लस प्लस दे रखा है। देखो i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि हर बार i की वैल्यू एक इंक्रीज करेगी। मतलब कि 5 है तो 6 हो जाएगी, अगर 6 है तो 7 हो जाएगी, अगर 7 है तो 8 हो जाएगी। मतलब कि जितनी बार ये लूप इसके पास आएगा, इस चेंजिंग पॉइंट के पास आएगा, उतनी बार i की वैल्यू एक इंक्रीज करेगी। अगर यहाँ पे लिखा होता i माइनस माइनस तो उस केस में क्या होता कि हर टाइम i की वैल्यू अगर 5 होती तो वो एक डिक्रीज हो जाती, 4 हो जाती, अगर 4 होती तो एक डिक्रीज होकर 3 हो जाती। मतलब कि जितनी बार ये जो लूप है इसके पास आता उतनी बार वैल्यू डिक्रीज होती अगर यहाँ पर i माइनस माइनस लिखा होता। तो यहाँ पर प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि हर बार वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी और माइनस माइनस का मतलब ये होता है कि हर बार वैल्यू एक डिक्रीज कर जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ये लूप वर्क कर रहा है। देखो हो यहाँ पर ये रहा है
कि ये जो लूप है इसकी वैल्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में 0 दी है, तो ये क्या करेगा 0 को लेके i के पास आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या i की वैल्यू 5 से कम है। देखो i की वैल्यू है 0, तो क्या 0 5 से कम है, आंसर है यस, ये कंडीशन है सही। 0 5 से छोटा है तो क्या करेगा इसके पास चला जाएगा, मतलब कि बॉडी के अंदर इस लूप की एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर उसको एक स्टेटमेंट मिलेगा कि हमें i की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यही तो करता है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको प्रिंट कर देता है। तो i की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, तो क्या करेगा 0 को ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा ये भी समझते हैं। अब यहाँ पर उसको करली ब्रेसेस का एंड मिला, तो वो क्या करेगा ये जो अपडेट वाला था इसके पास जाएगा। अब i प्लस प्लस क्या करता है, मैंने आपको भी बताया i प्लस प्लस हर बार i की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पर i की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर फिर से वो कंडीशन के पास आएगा। अब यहाँ पर वो चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू 5 से छोटी है। देखो चेक कर लो आप, यहाँ पर i की वैल्यू 1 थी, तो क्या 1 5 से छोटा है उसके बराबर है, हाँ 1 5 से छोटा है। तो फिर से उसको इस बॉडी के अंदर एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही उसको एंट्री मिलेगी तो यहाँ पर उसका काम क्या है, उसको एक स्टेटमेंट मिलेगा, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसे i की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर 0 उसने पहले प्रिंट कर दिया था, अब 1 प्रिंट कर देगा क्योंकि i की वैल्यू अब 1 है। उसके बाद फिर से आएगा, उसको यहाँ पर ब्रैकेट मिलेगा, तो वो क्या करेगा फिर से अपडेट वाले के पास जाएगा। यहाँ पर उसको मिलेगा कि हमको वैल्यू इंक्रीज कर देनी है, तो क्या होगा i की वैल्यू अब 2 हो गई। उसके बाद फिर से इसके पास जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, i की वैल्यू है 2, 2 क्या 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो क्या करेगा फिर से उसको लूप के अंदर एंट्री मिल जाएगी। लूप के अंदर आएगा तो उसको फिर से ये वाला स्टेटमेंट मिलेगा जहाँ पे उसे i की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो क्या करेगा फिर से i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू इस केस में 2 है, तो वह i की वैल्यू 2 को प्रिंट कर देगा। फिर वो क्या करेगा, फिर से वो अपडेट एक्सप्रेशन के पास, मतलब किसके पास जाएगा, अब i की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि i प्लस प्लस क्या करता है जितनी बार i उसके पास आता है, लूप i को लेके उसके पास आएगा उतनी बार वो वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा। अब i की वैल्यू 3 हो गई, फिर से इसके पास आया, फिर से चेक किया कंडीशन सही थी, फिर से एंट्री किया, फिर से उसको ये स्टेटमेंट मिला, फिर से इसने i की वैल्यू प्रिंट कर दी, i की वैल्यू 3 थी, 3 प्रिंट हो गई। फिर से ये i के पास गया, यहाँ पर जो चेंज एक्सप्रेशन था मतलब कि i प्लस प्लस के पास गया, फिर से उसने i की वैल्यू एक इंक्रीज की, मतलब अब i की वैल्यू 4 हो गई। फिर से कंडीशन चेक किया, हाँ भाई 4 5 से छोटा है। अब क्या करेगा फिर से वो बॉडी के अंदर इंटर कर गया, फिर से उसने यहाँ पर ये स्टेटमेंट को देखा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जहाँ पे उसने i की वैल्यू प्रिंट कर दी, i की वैल्यू 4 थी, 4 प्रिंट कर दिया। फिर से वो अब चेंज ये जो अपडेट एक्सप्रेशन है इसके पास गया, अब फिर से इसने क्या किया i की वैल्यू 5 कर दी। अब यहाँ पर आया, अब चेक करो क्या 5 से छोटा है उसके बराबर है। देखो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, मतलब कि अभी भी ये कंडीशन सही है। तो इसने क्या किया फिर से बॉडी के अंदर गया, फिर से उसको ये स्टेटमेंट मिला, फिर से उसने i की वैल्यू प्रिंट करी, मतलब कि यहाँ पर उसने 5 को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, फिर से वो चेंज के पास जाएगा। अब क्या होगा i की वैल्यू 5 थी, अब फिर से वो उसको एक इंक्रीज करेगा, i की वैल्यू हो गई 6, फिर से इस कंडीशन के पास जाएगा। अब कंडीशन को चेक करो, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या ये कंडीशन सही है, नहीं 6 5 से बड़ा है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। और कंडीशन फॉल होते ही जो हमारा प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आ जाएगा और ये जो लूप है ये यहाँ पर काम करना बंद कर देगा। तो जो हमारा लूप है ये 0 से लेके 5 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे लूप्स हैं वो वर्क करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ, इस 0 की जगह पे 1 कर दूँ, तो देखो होगा ये कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा लूप है कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। इनिशियल वैल्यू i की 1 होगी, तो क्या करेगा आकर चेक करेगा क्या i की वैल्यू 5 से छोटी है, हाँ i की वैल्यू 1 है, मतलब कि कंडीशन ट्रू है, तो 1 को प्रिंट कर देगा इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह पे 1 करता हूँ तब, ये 1 के लिए मैंने लिखा है, ये मैंने 0 के लिए नहीं लिखा है। वैसे ही अगर ये 1 के लिए हुआ तो कितनी टाइम चलेगा, ये 1 से लेके 5 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि जब वैल्यू 6 होगी तभी ये कंडीशन गलत होगी, जब i की वैल्यू 6 होगी तभी ये कंडीशन गलत होगी, तभी जो हमारा ये जो लूप है ये काम करना बंद करेगा। तो ये 1 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा और उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू 6 होती है
वैसे ही उस केस में जो ये कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स और लूप जो है हमारा हो जाएगा एंड। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो लूप्स हैं वो वर्क करते हैं। चलो इसको ब्लूजे के अंदर चल के हम इस लूप को बना कर और रन कर कर देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई क्लास को क्रिएट करता हूँ। क्लास का नाम दे देता हूँ लूप टेस्ट, TEST टेस्ट। और इस क्लास के अंदर मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा लूप का यूज़ करके जो 1 से लेके 5 तक की डिजिट को प्रिंट करने वाला है यहाँ पर। तो मैं इसके जो फालतू कोड हैं इनको करता हूँ इरेज और सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का मैं नाम दे देता हूँ लूप टेस्ट। और यहाँ पर मेन फंक्शन को करूँगा डिक्लेयर, लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन और यहाँ लिखूँगा स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट मतलब कि ARGS और फिर यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूंगा। देखो लूप के अंदर वेरिएबल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर। अब मुझे यहाँ पर लूप लिखना है जो कि 1 से लेके 5 तक की डिजिट को प्रिंट करे। तो मुझे यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट अभी यहीं से आपको मिल जाएगा। मुझे 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो लिख देंगे i = 1। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लॉजिक सोचते हैं। अब मुझे एंड कहाँ तक करना है, देखो हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 पे एंड करना है। तो हमें हमारे लूप को तब तक चलाना है जब तक हमारी वैल्यू 5 के बराबर ना हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे i = 5 और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे i++। इतना करने के बाद होगा ये कि हर बार i की वैल्यू एक इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजिंग वाला एक्सप्रेशन था वहाँ पर मैंने i++ दे लिख रखा है। और i++ का क्या काम होता है मैंने आपको पढ़ा रखा है। i++ का ये काम होता है कि ये हर बार i की वैल्यू को एक बार इंक्रीज करेगा। अब देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिस्टम system डॉट आउट डॉट println और i की वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो ये जो मेरा लूप है ये 5 टाइम चलेगा और हर बार i की वैल्यू एक डिफरेंट प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कंपाइल, इसको करता हूँ क्लोज और इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो 1 से लेके 5 तक इसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लूप है ये 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को प्रिंट करे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरी एंडिंग पोजीशन थी यहाँ पर मैं 10 कर दूंगा। तब ये क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेगा 10 तक ये इसको प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पर ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है। मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, रिवर्स मैनर में भी कर सकता हूँ। ये जो इसके बाद वाली वीडियो आएगी उसमें मैं फॉर लूप से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम कराने वाला हूँ। वहाँ पर मैं आपको फॉर लूप का यूज़ करके कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कराऊंगा और हर तरीके से लूप का यूज़ करना सिखाऊंगा कि आखिर किस किस तरीके से हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।